हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए और गणित पार्ट को इसमें हम कवर करेंगे और ऐसे प्रश्न हम इसमें समावेश करके लाए हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आएंगे। ये समझ के चलिए कि आपका इस वीडियो से 5 नंबर के प्रश्न कम से कम आपको बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और आपका टॉपिक रहेगा इस वीडियो का वास्तविक संख्याएं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है अथवा √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी √2, √3, √5, √7 जो भी आपसे इस प्रश्न पूछ ले, ये सभी प्रश्न एक ही मेथड से होंगे। तो मैं यहाँ पर एक प्रश्न हल करूँगा √3 को लेकर के, बाद बाकी आप प्रश्न इसी के आधार पे हल कर लेंगे। करना कुछ नहीं होगा आपको, मैं √3 को सॉल्व कर रहा हूँ तो अब आपको सॉल्व करना माना √5 को, तो 3 की जगह केवल आप 5 रख देंगे हर जगह। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, जहाँ 3 का है वहाँ 5 रख देना, आपका सॉल्यूशन 5 के लिए हो जाएगा। और 2 के लिए हल करना आपको, तो 3 की जगह आप क्या बना देंगे, फिर जहाँ जहाँ 3 आया हो वहाँ आप 2 का बनाते चले जाएंगे, तो ये √2 के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन कैसे है वो आप समझ लीजिए। मान लीजिए √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करनी है, लेकिन हम इसे परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं फिलहाल कि ये हमने मान ली कि परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को a/b के रूप में हम लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? a/b, a/b, जहाँ a और b ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो उन्हें हम कहते हैं सह-अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? सह-अभाज्य संख्याएं। तो ये मान के चलेंगे कि ए बी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, यानी कि दोनों संख्याओं में एक संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों संख्या में चला जाए, ए और बी में चला जाए। आगे चलते हैं अगले स्टेप पर। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेंगे और इसका इसमें। तो आपने देखा यहाँ पर, देखिए ए ये बन गया आपका, बी का गुणा जब करेंगे आप √3 में तो आपका हो जाएगा b√3 बराबर a। अब इसका कर दीजिए वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर, √3 का वर्ग करेंगे तो √ हट जाता है वर्ग में, तो यहाँ 3 रह जाएगा केवल, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो गया। इससे आगे चलते हैं स्टेप में। यहाँ आप देख रहे होंगे कि a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, यानी कि हम a स्क्वायर में 3 का भाग चला जाएगा। यहाँ इस समीकरण में आप देख रहे होंगे हम a स्क्वायर को ऐसे दो संख्याओं में लिख सकते हैं जिसमें एक 3 है और एक b स्क्वायर है। इट मीन्स a स्क्वायर में 3 का भाग चला जाता है। लेकिन एक प्रमेय है, जब किसी संख्या के वर्ग में, जैसे मान लीजिए a स्क्वायर में 3 का भाग चला जाता है, तो प्रमेय के अनुसार 3 का भाग a में भी चला जाएगा, यानी कि 3 a को भी विभाजित करेगा। आप यहाँ ये समझ गए होंगे। अगला स्टेप देखते हैं। मान लीजिए जब 3 का भाग a में चला जाता है तो हम a को लिख सकते हैं ऐसे, a बराबर 3c। क्या लिखेंगे? a बराबर 3c, क्योंकि a में 3 का भाग चला जाता है, इसलिए यहाँ एक 3 का गुणनखंड अवश्य होगा। अब इस a की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में, तो 3b स्क्वायर तो योग्य तो उतार लेंगे आप, और जो आपकी a है उसकी जगह पर 3c स्क्वायर को स्क्वायर के रूप में योग्य तो लगा दिया आपने। अब स्क्वायर का मतलब होता है 3c को 2 बार लिखना। एक 3 से एक 3 आप काट सकते हैं, बाद बाकी 3 बचा 1,
और c गुणा c बराबर c स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। अब यहाँ से आगे आप समझेंगे, देखिए बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3c स्क्वायर के रूप में। इट मीन्स बी में भी 3 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 3 का एक गुणनखंड है बी स्क्वायर में। तो आप इस बात को कह सकते हैं कि जब बी स्क्वायर में 3 का भाग चला जाता है तो बी में भी 3 का भाग चला जाएगा। बी में भी 3 का भाग चला जाएगा, यानी 3 से बी विभाजित होगी। तो अब हमने क्या सोचा शुरुआत में कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग ए और बी में चला जाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। हम देखने को क्या देख रहे हैं कि 3 एक ऐसी संख्या मिल गई जिसका भाग बी में भी जा रहा है। इससे पहले हमने क्या प्रूव किया था कि ए में भी 3 का भाग जा रहा है। इट मीन्स हमें एक ऐसी संख्या मिल गई 3 जो ए और बी दोनों को विभाजित करती है। लेकिन आप देख रहे होंगे शुरुआत में हमने यहाँ क्या माना था, ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब ए और बी दोनों में किसी एक संख्या से भाग नहीं जाएगा, यानी कि इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये हमारी जो संकल्पना थी उसका विरोध करता है, अर्थात ए और बी सह अभाज्य नहीं है। जो हमने ए और बी माने थे वो सह अभाज्य नहीं है। तो अब आप कह सकते हैं जो संख्या हम मान रहे थे कि परिमेय संख्या है, तो वो भी अपोजिट में आ गई कि √3 परिमेय संख्या नहीं है। वो कब होती, जब ये सहअभाज्य होते तो आपकी परिमेय संख्या होती, लेकिन ये सहअभाज्य नहीं है तो √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये प्रश्न आपका हल हो जाता है। ये मान के चलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका ये वाला, ये भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरी संभावना है जो कि इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपकी प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं इस प्रश्न को समझ लेते हैं। ये क्या प्रश्न है, आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है दोनों संख्याओं को, और विधि आपको लगानी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से। ठीक है, अगर आपको कोई और संख्या दे दे बदल के तो घबराने की जरूरत तो नहीं है, आपको इसी मेथड से उसका जवाब देना है और हल करना है इसी मेथड से। तो देखिए यहाँ आपको देख रहे हैं कि 225 बड़ी संख्या है, 135 छोटी संख्या है। तो जब हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं तो यहाँ भाग दे मैंने आपको देके भी दिखाया है कि आप भाग कैसे करेंगे। 135 का भाग 225 में देंगे तो एक बार जाएगा और आप यहाँ पर 135 नीचे रख करके और घटा लेंगे, जो कि शेषफल 90 आ जाएगा। तो आप इसको इस रूप में लिख लेंगे कि 225 यानी ये संख्या बराबर होती है इसका गुणा इसमें करेंगे और प्लस 90, है ना। यानी वही फॉर्मूला होगा कि भाज्य बराबर, तो भाज्य क्या है 225, तो 225 लिख लिया आपने, बराबर भाजक, भाजक 135 है, गुणा भागफल 1 है, प्लस शेषफल 90 है। तो ये समझ गए होंगे आप, हमने 225 को इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ ये शेषफल जो 90 है, इसलिए हमें ये दोबारा से फिर अप्लाई करनी पड़ेगी 90 में और 135 में। अब इसे आप भूल जाइए। ठीक, तो अगले स्टेप में आप देख रहे होंगे हमने ये यहाँ लगाई 90 और 135 में पुनः यूक्लिड प्रमेयिका का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं हम 90 छोटी संख्या, तो 90 का भाग करेंगे 135 में। देखिए इस जगह पर 90 का भाग 135 में करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, एक बार, एक यहाँ लिख देंगे और 135 में से जब 90 को घटाएंगे तो 45 आपका आ जाएगा। तो वही फिर लगा देंगे कि 135 बराबर होता है इन दोनों के गुणा के और इसके प्लस के। तो देखिए दोनों गुणा प्लस 45।
अब यहाँ जीरो नहीं आया, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक इस प्रोसेस को हम जारी रखेंगे, इसको हम फिर भूल जाएंगे। अब 90 और 45 में प्रेमिका को लगाएंगे। देखिए अब हमने देखिए 90 का भाग दिया 45 का भाग देंगे 90 में। तो यहाँ देख रहे हैं आप 90 और 45 पे जब अप्लाई कर रहे हैं तो छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर 45 का भाग देंगे 90 में तो 2 बार जाएगा, जी हाँ 2 बार जाएगा, और घटाएंगे तो शेष पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब इस संख्या को कैसे दिखाएंगे हम कि 45 गुणा 2 बराबर 90 के और प्लस 0। अब 0 आ गया तो ये प्रोसेस यहाँ समाप्त हो जाएगी और इसका आंसर भी यहाँ आपको मिल जाएगा ये वाला, यानी कि 45 का भाग आपका 90 में भी चला जाएगा और 45 में भी चला जाएगा। ये इसका महत्तम समापवर्तक हो गया। और सीधी बात करें, ये 45 ऐसी एक संख्या मिल गई आपको जिसका भाग 135 में भी चला जाएगा और 225 में भी चला जाएगा। अतः हम कह सकते हैं यह 135 और 225 का मासापा है। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक है। यह है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। इसी विधि से आपको अगर मासा निकालने पूछे बोर्ड एग्जाम में तो आप इसी विधि से इसका आप सॉल्यूशन कर देंगे। ये आपका प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। अगला प्रश्न ये है कि इसमें 3 संख्या दे रखी है, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है आपको। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM का मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। सबसे पहले आप एग्जाम में अगर ये प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि 120 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए तो आप 120 के अभाज्य गुणनखंड इस विधि से निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, 120 में आप 2 का भाग करेंगे तो 60 बार जाएगा, 60 यहाँ लिख देंगे। फिर 60 में देंगे आप कितने का, 2 का भाग, तो 30 बार चला गया। फिर 30 में देंगे 2 का भाग तो 15 बार गया। फिर 15 में देंगे 3 का भाग तो 5 बार, और 5 का देंगे 5 में तो 1 बार। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। और 120 को जो बराबर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, 2, और 2 की घात कितनी लगेगी, क्योंकि यहाँ 2 3 बार आया है इसलिए हम 2 की घात यहाँ पर 3 लिख देंगे। और 3 की घात 1 लिखेंगे क्योंकि 3 एक बार आया है, और 5 की घात 1 क्योंकि 1 बार आया है। ये 120 का मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से आप 72 को और 6 को कर सकते हैं। अब आपको मुझे बताना क्या है कि HCF कैसे नोट करेंगे और LCM कैसे नोट करेंगे। जब HCF महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो ऐसा गुणनखंड देखिए जो तीनों में हो। 2 है तीनों में तो आप 2 लिखेंगे और उस 2 को लिखेंगे जिसमें घात सबसे छोटी हो। महत्तम समापवर्तक में ऐसे गुणनखंड की घात सबसे छोटी हो उसे लिखेंगे। तो यहाँ है सबसे कम घात 2 की, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये तो केवल यही रहेगा। अब 3 भी मैच कर रहा है तीनों में देखिए, और सबसे छोटी घात 1 है तो वो भी लिख लिया हमने। तो इसका मतलब होता है 2 गुणा 3 बराबर 6। इसका महत्तम समापवर्तक आ गया 6। अब जब लासा निकालना हो तो अब इसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ हमने सबसे छोटी घात वाले लिखे थे, यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी घात वाले। क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी घात वाले लिखेंगे और सब लिखे जाएंगे। जैसे आपके अभाज्य गुणनखंड हमने किए इसमें, तो कौन कौन से सम्मिलित हैं इसमें, 2 सम्मिलित है, 3 सम्मिलित है और 5 सम्मिलित है। केवल 3 ही गुणनखंड अभाज्य संख्या इसमें आई हैं। तो 2 की अधिकतम घात यहाँ आई है 3 गुणा 3 की अधिकतम घात 2 आई है तो 2 ले लेंगे, और 5 की अधिकतम घात 1 है तो 1 ले लेंगे। अब आप इसे जब हल करेंगे, यहाँ मैंने हल करके बताया है, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। कैसे होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 3 घात है तो 3 बार लिखेंगे। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8। तो मैंने 8 लिख लिया यहाँ पर। इसी प्रकार से 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3, 3 3 9 आ गया, और ये 5 आ गया।
अब यहाँ से आगे तो आप हल कर सकते हैं, क्योंकि 8 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 8 5 40 होता है, और गुणा में रह गया 9। अब 9 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 9 चौक 36, जीरो यों की त्यों। ये आपका 360 आ गया एलसीएम। इसे तो एलसीएम कहेंगे और इसे एचसीएफ, इसे लघुत्तम समापवर्तक, इसे महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। एक प्रश्न और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें प्रश्न देखो मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप प्रश्न समझ लीजिए। इन्होंने दिया है एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक 306, 657 बराबर 9। इसका मतलब यह है कि 306 और 657 का मासा 9 है बस। और इसी प्रकार से लासा दिया है इन दोनों संख्याओं का वाट, यानी कि आपको लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि पहली संख्या तो हो गई आपकी 306, दूसरी संख्या हो गई आपकी 657। ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासापा गुणा लासापा, यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो अब इसमें पहली संख्या कितनी दी है 306, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ 306 लिख लिया हमने, गुणा दूसरी संख्या 657, यहाँ लिख ली 657, और फिर बराबर में महत्तम समापवर्तक 9 दिया है तो 9 लिख लिया, गुणा एलसीएम को यूं के तो उतार दिया क्योंकि हमें एलसीएम ज्ञात करना है। 9 से काटिए इसे तो 9 7 63, और 65 में से 63 गए तो बचेंगे 2, और ये 7 का 27 हो जाएगा, और 9 का भाग 27 में जाता है 3 बार, यानी कि 306 गुणा 73 बनेगा। तो देखिए ये मैंने दिखाया भी है यहाँ पर, 306 गुणा 73, इन दोनों गुणा कर लीजिए तो आएगा आपका 22,338। ये हुआ आपका एलसीएम का मान। तो आप यहाँ ये समझिए कि आपसे मान लीजिए दो संख्या दे दे 306 और 657, इनका आपसे पूछे कि लासा निकालिए फिर मासा निकालिए, तो आप केवल एक चीज़ निकाल लेंगे लासा या मासा, और उसी के आधार पे आप इस फॉर्मूले से उसका अगला मान निकाल सकते हैं। अगर सपोज आपने एचसीएफ निकाल लिया, महत्तम समापवर्तक निकाल लिया, तो उससे आप लघुत्तम समापवर्तक इस विधि से निकाल लेंगे। और यहाँ अगर मान लीजिए एलसीएम दिया होता तो उसका मान रख देते और एचसीएफ का मान निकल आता। कभी कभी आपसे कहेगा कि इसका लासा ज्ञात कीजिए और मासा भी ज्ञात कीजिए, और उसको फिर वेरीफाई करिए इस सूत्र से कि ये सूत्र सही है या गलत है, तो आप इसमें रख के वेरीफाई भी कर देंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इसमें है परीक्षा की दृष्टि से बढ़िया है, एक एक नंबर के प्रश्नों में कभी कभी पूछ लेता है बहुविकल्पी प्रश्नों में कि इन निम्नलिखित में से कौन सी शांत दशमलव संख्या में परिवर्तित की जा सकती है, ऐसी कौन सी परिमेय संख्याएं हैं ऐसे। तो देखेंगे यहाँ आपके मैंने प्रश्नावली से 4 पार्ट लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, तो इसमें से मैं आपको हल कर दूंगा इन सभी को, बाद बाकी इसके आधार पर आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न को। पहला पार्ट है आपका 13/31 25। तो आप केवल हर का गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ पर 13 25 को इस तरह से आप गुणनखंड कर लेंगे। इसमें देखो 5 5 के कितने आए हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 आ गए तो यहाँ आप 5 की घात 5 रखेंगे। अब जितनी 5 की घात है उतनी आप 2 की घात रख करके अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, इसका अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। अब 2 की घात 5 का मान होता है 32, गुणा करके देख सकते हैं आप ऐसे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हो गया, ये 5 हो गई, तो इसलिए ये 32 रखा गया है। ठीक है। और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि नीचे देख रहे हैं 5 की घात 5 है और 2 की घात भी 5 है, तो
घात समान होने की वजह से इनको हमने एक शॉर्ट रूप में, ऐसे मैंने आपको लिखा नहीं यहाँ पर, कि जैसे दोनों की घात सेम है ना, तो आप 5 × 2 लिख करके और पूरे की घात एक साथ ऐसे लगा सकते हैं, और इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो हो गया 10, और 5 घात ऊपर से योंकि तो लगी हुई है यहाँ पर। इसके बाद 32 का गुणा 13 में कर देंगे तो 416 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 10 की घात कितनी है, 5 है ना, तो इसमें ऊपर जो अंक दिए हुए हैं 3 ही अंक दिए हुए हैं, और चाहिए कितने अंक हमें, 5, क्योंकि यहाँ 10 की घात 5 है। तो हम क्या करेंगे, पीछे 0 बढ़ा लिए। अब यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 अंक यहाँ हो रहे हैं, तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे और संख्या आपकी ये बन गई दशमलव के रूप में। तो इसे कहते हैं हम शांत दशमलव संख्या, क्योंकि इसका जो है एक यहाँ तक ही मान निकल आया। और अशांत किसे कहते हैं, जैसे 1/3 है, 3 का भाग 1 में देंगे, न जाने का 0, दशमलव लगा दिया यहाँ पर और यहाँ बढ़ा लिया 0, और 3 का भाग 10 में देंगे तो 3 बार जाएगा, फिर शेष पर 1 बचेगा, आगे 0 बढ़ा लेंगे, 3 का भाग 10 में देंगे 3 बार। आप कितनी भी बार दीजिए ये 3 3 चलता रहेगा, इसी ये आपकी अशांत हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अशांत, ठीक है। और इसमें भी आवर्ती और अनावर्ती होते हैं, ये आवर्ती मानी जाएगी क्योंकि रिपीट हो रहा है, एक जैसा रिपीट हो तो वो आवर्ती कहलाती हैं। जैसे 0.232323, ये भी आवर्ती कहलाएगी क्योंकि इसमें 2 2 अंक रिपीट हो रहे हैं समान, ठीक है। तो आप, मेरा मतलब था कि हर में केवल 5 की घात और 2 की घात के अंक हैं, तो उसे हम शांत दशमलव संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। यदि किसी परिमेय संख्या का हर केवल 2 की घात n और 5 की घात m के गुणनखंड के रूप यानी के गुणनफल के रूप का है, तो वह परिमेय संख्या शांत होती है, परिमेय संख्या 1.6 से। तो ये आप समझ गए होंगे। और यदि किसी परिमेय संख्या का हर इसके रूप का नहीं है, तो वह अशांत आवर्ती होती है। अशांत आवर्ती का मतलब वो शांत नहीं रहेगी, आगे तक भाग देते चले जाएंगे, वो आगे अंक उसके आते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको 1/3 का उदाहरण दिया था। अब इनको 1 मिनट में समझ लीजिए। यहाँ देखिए केवल 2 और 5 आए हैं तो ये शांत है, यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 का आ गया है इसलिए ये अशांत हो जाएगी, और यहाँ पर 50 है, इसके फैक्टर आपने यहाँ करके देख लिए इस जगह पर, तो 2 और 5 यहाँ पर भी है, तो ये हो गया आपका शांत। तो शांत और अशांत दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। अब ये प्रश्न ऐसे हैं कि कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो में सम्मिलित इसलिए किए हैं जिससे कि आप इनको भी एक बार देख लें समय हो तो, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तो देखिए इन्होंने कहा है, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसकी बात कर रहा है, विषम पूर्णांक इतने इतने के रूप में हो सकता है। तो कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न है आपके लिए समझने के लिए। हमने मान लिया ए कोई धनात्मक विषम संख्या है, क्या है, ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अब हमने एक संख्या 6 ले ली और 6 से हम ए में भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे, या यूक्लिड प्रमेय का एल्गोरिथम लगाएंगे इसमें ए और बी दो संख्या होने पर। तो वो कैसे लगाते हैं कि बी छोटी है ए बड़ी है, तो जब हम बी का भाग ए में करेंगे तो किस तरह से होगा, समझ लीजिए। जैसे ए का भाग हम, सॉरी ये आपका मान लीजिए बी है और यहाँ हम रख रहे हैं ए, ऐसे भाग करेंगे और बी की वैल्यू उन्होंने दी है 6 दी है, कितनी दी है 6। तो आप ये तो बात जानते ही होंगे कि नीचे जो शेषफल आएगा वो 6 तो आएगा नहीं, 6 से छोटा शेषफल आएगा। अब क्या हो सकता है छोटा शेषफल,
जीरो है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, ये शेषफल आएंगे जब इसे इसे विभक्त करेंगे तो हैं। तो इसका जो लिखने का तरीका जो होगा, जब शेषफल जीरो आएगा तब आप लिखेंगे a बराबर 6q, जब यहाँ भाग q बार जा रहा है तब, क्योंकि भागफल यहाँ q मान लिया हमने, सपोज कीजिए मान लिया q। इसी प्रकार से जब शेषफल एक आ जाए, क्या आ जाए शेषफल एक, तो हम लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 1, क्या लिखेंगे 6q प्लस 1। अब शेषफल दो है तो वहाँ 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, ये आपकी संख्याएं बन जाएंगी। अब हमने बात किसकी कही ऊपर, विषम पूर्णांक है, क्या है विषम। तो आप थोड़ा गौर से देखिए, 6q, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, अरे क्यों नहीं जाएगा, 2 से काटेंगे 6 को तो 3 बार चला जाएगा, तो ये सम संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई, सम। तो इसे आप यहाँ से क्रॉस कर देंगे, ठीक। अब इसी संख्या को ले लीजिए, इसमें भी 2 का भाग देके देखो, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार और 2 में देंगे तो 1 बार, तो ये आपकी हो जाएगी 3q प्लस 1, इसमें भी चला गया, ये भी सम संख्या हो गई तो इसे छोड़ देंगे। इसी प्रकार से इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, 6 में 3 बार और 4 में 2 बार, तो ये भी सम संख्या हो गई। तो हमने जो सम संख्या थी वो छोड़ दी। अब आपकी विषम संख्या की बात कही है, तो किस रूप में हो सकती है, 6q प्लस 1, देखिए इसी रूप में हो सकती है। 6q प्लस 3, देखिए इसी रूप में है। 6q प्लस 5, यही तो रूप है इसका, बस हमें यही प्रूव करना था। इसीलिए 6q, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 बराबर a नहीं होंगे। क्योंकि a के बराबर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है और ये समपूर्णांक है। इनको छोड़ने के बाद जो शेष संख्या बचेंगी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में हो सकती हैं। और ये रहा आपका अंतिम प्रश्न। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे आता नहीं है इतना कठिन प्रश्न, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कैसे करेंगे। आप ये पूछ रहा है कि ये जो संख्या दी गई है अपरिमेय संख्या है, कोई बात नहीं, अपरिमेय संख्या है, हम मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए कि ये एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं ये एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को लिखते हैं हम a अपॉन बी के बराबर, यानी a और b के बराबर का मतलब a बट्टे बी के बराबर है। अब यहाँ आप देखेंगे कि इसमें से 3 को जब हम राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे तब तो माइनस का हो जाएगा ये, क्योंकि ये प्लस की संख्या है, जब बराबर से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये माइनस की संख्या हो जाएगी। तो देखो यहाँ माइनस की हो गई 3, हो गई नहीं हो गई। इसके बाद ये 2 है ना, इसका पूरे समीकरण भाग कर देंगे, तो इधर से इधर लाएंगे, या फिर ऐसा करो पूरे समीकरण में 2 का भाग कर देते हैं। तो 2 का भाग करेंगे तो यहाँ √5 बचेगा, और यहाँ 2 का भाग करेंगे तो नीचे 2 रख दिया हमने देखो, और 3 में 2 का भाग करेंगे तो 3/2। अब यहाँ आप एक बात समझिए, इसमें देखिए a, b, 2 और 3, ये 4 अंक आए हैं इसमें, a, b, 2 और 3, 2 का 2 बार आया, इससे कोई मतलब नहीं है। हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि जो संख्याएं यहाँ पर आई हैं इसमें ये सभी संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक हैं। क्या हैं, पूर्णांक। और पूर्णांक को चाहे भाग कर दो, चाहे गुणा कर दो, चाहे जोड़ दो, चाहे घटा दो, उनके पूरे रिजल्ट का जो आंसर आएगा वो परिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी, परिमेय संख्या। अब ये बात तो सही है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपके। देखिए ये एक परिमेय संख्या है, ये बात हमने मान ली, क्योंकि ये सब पूर्णांक है इसमें, और 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें सब पूर्णांक हैं। पूर्णांकों को जोड़ें, घटाएं, गुणा भाग करें तो परिमेय संख्या आती है। तो ये भी इसके हिसाब से क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। लेकिन ये विरोध कर रहा है इस चीज़ का
कि नहीं साहब ये √5 अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर जो हमने माना है कुछ देर के लिए कि ये एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत मान लिया है, तभी तुम्हारा रिजल्ट यहाँ उल्टा आ गया कि ये परिमेय संख्या होने के नाते ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, √5 परिमेय संख्या नहीं होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो संख्या यहाँ दी गई है एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से इसको आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एक वीडियो, मैंने एक पार्ट बनाया है, ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें मैंने आपका एक टॉपिक क्लियर किया है, वास्तविक संख्याएं। और इस वीडियो से आप ये समझिए ये आधे घंटे की वीडियो है आपके लिए लगभग, और आधे घंटे में आपके ये मान के चलिए कम से कम 5 अंक सीधे हो जाएंगे। अगर पूरी वीडियो अच्छे से आप पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, इसे देख लेंगे, इसको 1-2 बार देखिए। जब आपको समझ में कोई चीज़ ना आए तो इस वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, रोक रोक करके देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए। जिससे आपको कहीं पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा बैक करके फिर दोबारा से देख लीजिए। लेकिन फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया है, आप इसे दोबारा से मुझे बता दीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो आपका ये समझिए इस वीडियो से 5 अंक बोर्ड परीक्षा में आएंगे, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इस वीडियो को अच्छे से बार बार देखिए, चाहे एक बार देखिए, लेकिन अच्छे से इस वीडियो में जो प्रश्न आए हैं उनको अच्छे से हल करना सीख जाइए। इस वीडियो में जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को आप देखेंगे, परीक्षा में कुछ डिक्टो प्रश्न मिल सकते हैं, आपको एक जैसा प्रश्न मिलेगा आपको। हो सकता है कुछ प्रश्नों में आपकी संख्या चेंज भी हो जाए, तो संख्या चेंज हो जाए लेकिन आपका तरीका हल करने का मैंने बता दिया है। इसमें से आपके 5 नंबर के प्रश्न 100% परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, और मैं आगे ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा वैसे ही आपके पास एक मैसेज पहुंचेगा मेल के थ्रू कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिए जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैंने वीडियो बनाया है, और आगे भी ऐसे मैं लगभग बनाता रहूँगा जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में आपके अच्छे अंक आ जाएं इस मैथ पार्ट को लेकर के। तो चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।